नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है डिजिटल तैयारी, और इस कड़ी के अंदर ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कुछ और नए रोचक प्रश्नों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। आपके कमेंट में रोज देखता हूँ, प्रश्न आपका कोई भी आता है तो मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करता हूँ। तो कृपया अपने प्रश्न बनाए रखें, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। देखिए, नॉलेज कोई एक दिन का काम नहीं है, नॉलेज लगातार लेने से बढ़ता है, और इस बुक को सॉल्यूशन करके हम बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं। बस यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए बिना कोई समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा देखिए इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे। देखो, होमो सेपियंस जो है ये मनुष्य को कहा जाता है, पर होमो सेपियंस से जस्ट पहले जो अवस्था थी विकास की, उसे क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारा जो संपूर्ण विकास हुआ है मनुष्य का, वो एक बंदर से, एप से हुआ है, और धीरे धीरे हम विकसित होते होते आज होमो सेपियंस तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो होमो सेपियंस से जस्ट पहले की जो अवस्था है उसे क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। देखो, पीतल एक मिश्र धातु है, बात समझ रहे, मिक्स एलॉय है, जिसके अंदर तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी कि जिंक, इसको मिला के बनाया जाता है पीतल। बाकी सब अपने अपने आप में अलग अलग धातुएं। टेनिस में हार्ड कोर्ट कौन सा होता है। देखो, टेनिस में हार्ड कोर्ट वो होता है जो तो या तो कंक्रीट से बनाया जाता है ना। टेनिस का हार्ड कोर्ट किससे, कंक्रीट से बनाया जाता है। बाकी मिट्टी से जो है वो रेड कोर्ट बनाया जाता है। घास वाले को ग्रास कोर्ट कहते हैं, कारपेट वाला कुछ कोर्ट होता नहीं है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रगान के रचयिता, हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगीत वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये पिंगली वेंकटैया जो है, इन्होंने हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसका डिजाइन दिया था पिंगली वेंकैया ने। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण उस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद कर दिया गया था। हेलियोसेंट्रिज्म का मतलब है कि सूर्य केंद्र है और बाकी सब कुछ उसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो ने ये बात कही थी कि उसका सपोर्ट किया था कि भाई सूर्य जो है वो सेंटर में है, जबकि पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब इसके चक्कर लगाते हैं। चर्च इस बात को नहीं मानता था, इस वजह से उन्होंने इनको नजरबंद कर दिया था। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। देखो, बडिंग क्या होती है। बडिंग का मतलब होता है, जैसे ये हाइड्रा है, देखो हाइड्रा बडिंग करता है। हाइड्रा जीव को अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हाइड्रा जीव कुछ इस तरीके से दिखता है, हाइड्रा, है ना। हाइड्रा में क्या होता है, जैसे अब इसको अपना प्रजनन करना है तो एसेक्सुअल प्रजनन होता है। जैसे सबसे पहले तो क्या होगा, एक इस पूरे में एक कहीं एक जगह पर ऐसा एक उभरा हुआ भाग आ जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये उभरा हुआ भाग जो है डेवलपमेंट करना शुरू करता है। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर अगली स्टेज में ये थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, बात समझ रहे। फिर एक मौका ऐसा आता है जब ये अपने पूर्ववर्ती से अलग होके एकदम अलग संरचना बना लेता है, दो संरचना बना लेता है, इसको बडिंग कहा जाता है। तो जनरली ये कोरल है, स्पंज है, हाइड्रा है, ये सारे ही बडिंग करते हैं। बट एनालिडो जाति से संबंधित जो भी प्राणी है वो बडिंग नहीं करते, उनके अंदर प्रॉपर जो जनन होता है वही किया जाता है। कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। पशुओं की मौत हो सकती है, कर्णनाद, पान का पर्दा फटना हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ओजोन क्षय, ओजोन का क्षरण या ओजोन डिप्लीशन नहीं हो सकता है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने निम्न में से कौन सी मीनार बनाई थी। तो देखिए, हैदराबाद के अंदर कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी चार मीनार, जो कि किसकी याद में बनाई गई थी। ये जो चेचक की प्लेग की बीमारी फैल गई थी इस 18वीं शताब्दी के अंदर, उसका उन्मूलन जब हुआ, पूरी तरह से वो बीमारी खत्म हो गई, तो उसकी यादगार के लिए इन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया। एक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर, जिसने 1526 के अंदर पानीपत के पहले युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली में सल्तनत की स्थापना करी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन बनाया गया। देखो, किंग जॉर्ज पंचम और मैरी जो है ये समुद्र के रास्ते भारत आए थे और मुंबई बंदरगाह पर उतरे थे। वहां पर मुंबई बंदरगाह से जब वो भारत में एंटर हो रहे थे तो वहां पर उनके स्वागत के लिए एक भव्य गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो मुंबई कभी आप जाए, गेटवे ऑफ इंडिया देखें, जो वर्तमान में तो एक शहीदों की याद का एक स्थल बना हुआ है,
वो ये इन्हीं के आगमन पर बनवाया गया था। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री। तो देखिए ये डेनिस टिटो जो हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष पर्यटन किया है। बात समझिए, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, अंतरिक्ष यात्री के लिए इन्होंने कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ली है। ये एक बड़े बिजनेसमैन है, अमेरिका के बिलियनियर हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष जाने की अपनी इच्छा जाहिर की थी और अंतरिक्ष में जाने के लिए इन्होंने पैसे खर्च किए थे। और अब ये पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने अपने खर्चे पर अंतरिक्ष में जाकर 8 दिन गुजारे हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक देखिए हमारे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हमेशा कौन कहे जाएंगे? विक्रम साराभाई। जबकि भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक हमेशा कौन कहे जाएंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एकमात्र अधातु कौन सी जो कमरे में कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती? देखो नॉर्मल परिस्थितियों में अभी कोई जल्दबाजी में होगा तो पारा टिक कर देगा, पर इधर एक शब्द लिखा हुआ है अधातु। पारा जो है ये है तो द्रव अवस्था में, परंतु पारा एक मेटल काउंट होता है, धातु काउंट होता है। बात समझ रहे हैं? जो नॉन मेटल है अधातु, उसमें ब्रोमीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में रहता है। पारा धातु है जो यानी कि मेटल है जो लिक्विड अवस्था में। ये किसके बारे में पूछ रहा है? अधातु के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़िए। नेक्स्ट देखो, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई जब ये तो अब अपन को ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर के नॉर्मल गलत नहीं करने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो बूटिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन मेमोरी के अंदर लोड होते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये हमारे शरीर में गुर्दे के अंदर यानी वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर पथरी का निर्माण करने वाला सबसे सामान्य यौगिक है। कई बार ये फट जाता है। किस देश ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? तो देखो 2008 के ओलंपिक हुए थे चीन के अंदर, चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर ये बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया गया था, जो विश्व का आज भी सबसे बड़ा स्टेडियम है। किस भारतीय ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है? ये भारतीय पूछ रहा है। तो कैलाश सत्यार्थी जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, इनका अपना एनजीओ भी है। कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान को, इनको संयुक्त रूप से 2014 का नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था, पर भारतीय पूछा है तो कैलाश सत्यार्थी। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारती है? हाँ, ये तो प्यादा है। सबसे आगे वाली जो वो पॉन होती है, पॉन जिसको आप बोलते हैं, वही तो सीधा सीधा आप आगे चल सकता है, बट हमेशा टेढ़ा मारता है वो। बाकी ये बिशप जो है या जिसको आप वजीर बोलते हो तो किधर भी चल सकता है, कितना भी चल सकता है। हाथी सिर्फ सीधा सीधा चल सकता है और घोड़ा हमेशा ढाईगर चलता है। 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो भाई ये खबर आई थी उस समय 2015 में कि मंगल ग्रह पर पानी के अवशेष खोज लिए गए। यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर जो है उनके जमने के अवशेष मिले हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? ट्रेडमार्क है। देखो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेल लैबोरेटरीज का है। सबसे पहले ही जो कंप्यूटर की शुरुआती दिनों के अंदर जो प्रगति हुई ना, वो बेल लैबोरेटरीज में हुई थी और उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी की ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा? जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन। ये कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है। इन्होंने क्या किया था कि हर कंपनी को अपनी जो भी गाड़ी बनाते हैं ना उससे कितना प्रदूषण होता है उसके बारे में डिटेल देनी पड़ती है। फॉक्सवैगन के कुछ मॉडल ऐसे थे जिनसे मानकों से ज्यादा प्रदूषण हो रहा था, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को छुपाया क्योंकि गाड़ियों का प्रोडक्शन हो चुका था, अब नुकसान होता तो, और उन्होंने बिना उसके गाड़ियों को बेच दिया। पर ये बात जब सामने आई तो फॉक्सवैगन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा और इनके सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा। सफेद रेगिस्तान। देखो भारत में सफेद रेगिस्तान या नमक का रेगिस्तान जो है गुजरात के कच्छ इलाकों में है। यहाँ पर क्या है कि वैसे बारिशें बहुत कम होती है, मिट्टी के ऊपर नमक की परत आ गई है तो दूर दूर तक क्या है सफेदी छाई हुई दिखती है। इसे नमक का रेगिस्तान या सफेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? आवृत्ति, देखो आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी। यहां पे क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेवलेंथ। इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध है। तो देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको चित्र बना के बताऊं, 400 नैनोमीटर से
700 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ है किसकी? विबग्योर की। किसकी? विबग्योर की। विबग्योर क्या होता है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैनी, आहा, पिनाला। ये क्या है बेसिकली? आप देखें तो ये श्वेत प्रकाश है, यानी कि जो प्रकाश आप देख सकते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा कलर है? बैंगनी। इसका वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर। लास्ट कलर कौन सा है? लाल, जिसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कितना है? 700 नैनोमीटर। यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम है। तो लाल का तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो लाल बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किसका उल्लेख है? देखिए 21A बाद में जोड़ा गया है। ये 21A का संबंध जो है ये शिक्षा के अधिकार से है। ऐसे कैसे 51A भी बाद में जोड़ा गया था। 51A का संबंध जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। ये एलन उक्टम या A.O. ह्यूम जो है ये कांग्रेस के संस्थापक थे। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके शरीर में 208 हड्डियां होती है। आगे चलकर जब वो बड़ा होता है तब उसके अंदर 2 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और 206 हड्डियां रह जाती है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक असम राज्य के अंदर है डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ जो है यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर तेल का कुआं अंग्रेजों के द्वारा खोदा गया था। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो देखो बैडमिंटन आपने खेला होगा तो सेंटर के अंदर जो उसकी नेट है वो एटलीस्ट 5 फीट ऊंची रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, देखो माइक गूगल डॉक्स होगा यार, गूगल डॉक्यूमेंट, इसका वर्ड प्रोसेसर से कुछ लेना देना है ही नहीं, है ना। बिल्कुल ठीक है ये। ओके, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के आधिकारिक को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? तो देखिए व्लादिमीर द ग्रेट, इसने ही सबसे पहले, ये पहला रूस का जार था जिसने क्रिश्चियनिटी को रूस का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था। नेक्स्ट देखिए, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम है? देखो पहला भारत का जियो स्टेशनरी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो था वो था एप्पल। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो पृथ्वी पर इस तरह से, यानी कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष चक्कर लगाते हैं जिनका घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के बराबर होता है। यानी कि जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 घंटे में ही एक चक्कर पूरा करते हैं। इसीलिए इनको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं, पृथ्वी की घूर्णन के साथ साथ घूर्णन करना। 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनने जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए पहली महिला ये थी पार्क ग्यून हे। वैसे देखिए विश्व में कई जगहों पर महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का सिलसिला है, पर आपको कभी पूछ लिया जाए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनी, तो श्रीमा भंडार नायके, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और आधुनिक विश्व के अंदर सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, श्रीमा भंडार नायके। कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे, देखो ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कभी नहीं हो सकती। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी भी माध्यम में चल सकती है, जबकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम नहीं है तो ध्वनि तरंग नहीं चलेगी, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं कहा जाता है। अनुदैर्ध्य होती है, प्रेशर के कारण चलती है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सी थी? तो ये थी पेनिसिलिन। कई बार अपन ये क्वेश्चन कर चुके हैं, पीछे भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आसान सवाल है। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यूएसए के एक इंजीनियर थे विलिस कैरियर, इन्होंने सबसे पहले बड़े पैमाने पर किसी बिल्डिंग में या घर को जो है एयर कंडीशनिंग करने का रास्ता खोजा था। निम्नलिखित में कीटनाशक में किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया? एंडोसल्फान। देखिए ये एक प्रकार का कीटनाशी था जो पेड़ फसलों के आसपास इस्तेमाल किया जाता था, परंतु फसलों के साथ जो है ये खाद्य पदार्थों के जरिए मनुष्य तक पहुंचने लग गया।
खासकर बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता था। इनकी याददाश्त पर और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होने लगी। किसके कारण? एंडोसल्फान के कारण। केरल में इसे हाल ही में बैन कर दिया गया है। माच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए माच जो है जिसमें मंचन किया जाता है, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे क्योंकि अपना नेक्स्ट पेपर आ गया और नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए जिस लेक्चर में जिस क्वेश्चन में जितनी व्याख्या की जरूरत है, जितना डिटेलिंग की जरूरत है, मैं उतना ही करता हूँ। ज्यादा आप अगर इस प्लेटफॉर्म बुक का अगर आप देखेंगे कई बार, तो उसने क्या किया, कुछ का कुछ जोड़ दिया। मतलब साउथ कोरिया का नाम आया तो अब साउथ कोरिया का युद्ध बता दिया, जबकि उसका वहां पे कोई पक्का रिलेशन नहीं था। तो मैं जनरली कोशिश करता हूं कि उससे जुड़े हुए ऑप्शन जो है उसी के बारे में चर्चा की जाए। बट फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।